नमस्कार। सोचिए एक एक ऐसी पर्वत श्रृंखला के बारे में जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है, इतनी पुरानी कि उसने शायद डायनासोर का दौर भी देखा हो। हम बात कर रहे हैं अरावली की। गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक फैली ये पहाड़ियां सिर्फ पत्थर नहीं है। ये तो उत्तर भारत के मौसम, पानी और हवा को कंट्रोल करने वाला एक पूरा नेचुरल सिस्टम है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही चिंताजनक कहानी बता रहे हैं। एक नया कानून लाने की तैयारी हो रही है जो शायद चुपचाप अरावली की परिभाषा ही बदल देगा। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये कानूनी दांव-पेच आखिर है क्या और इसका असर सिर्फ राजस्थान या हरियाणा पर नहीं बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के किसानों पर कैसे पड़ सकता है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है, आखिर दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक को लेकर ये सारा विवाद है क्या? विवाद का जो असली केंद्र है वो एक बहुत सीधा सा लगने वाला प्रस्ताव है। प्रस्ताव ये है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किसी भी पहाड़ी को उसे अरावली माना ही नहीं जाएगा। उसे कानूनी तौर पर इस श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ 100 मीटर? सुनने में तो ये कोई कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं लगती। नहीं, पर पेंच बहुत बड़ा है। हमारे स्रोत के मुताबिक अरावली की लगभग 93% पहाड़ियां इसी 100 मीटर वाली कैटेगरी में आती हैं। एक मिनट, क्या कहा आपने? 93%? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये नियम पास हो गया तो रातों रात अरावली का पूरा हिस्सा कानूनी तौर पर अरावली बचेगा ही नहीं। बिल्कुल। और जैसे ही वो कानूनी परिभाषा से बाहर हुई, उन पर पर्यावरण संरक्षण के कोई भी नियम वो लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, माइनिंग पर लगी रोक, सब कुछ बेअसर हो जाएगा। ये खनन और रियल एस्टेट लॉबी के लिए एक तरह से दरवाजे खोलने जैसा है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, ये 100 मीटर की ऊंचाई ये नापी कहाँ से जाएगी? क्योंकि ये सुनने में जितना सीधा लगता है, स्रोत बताते हैं कि असली खेल तो यहीं पर है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। देखिए, भूगोल का या किसी भी विज्ञान का एक बुनियादी नियम है कि जब भी हम किसी पहाड़, पठार या किसी भी जमीन की ऊंचाई नापते हैं तो वो हमेशा समुद्र तल से यानी सी लेवल से नापी जाती है। हाँ, ये तो सुना है। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है, न कि नेपाल की जमीन से। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के सारे समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनका लेवल एक स्टैंडर्ड पैमाना बन जाता है ना? बिल्कुल सही है। लेकिन इस नए नियम में प्रस्ताव यह है कि पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से नहीं बल्कि उसके आधार से, यानी जहां से वो जमीन से उठनी शुरू होती है, वहां से नापी जाएगी। और यहीं पर सारा खेल है। स्रोत बताते हैं कि अरावली का जो आधार है वो खुद ही समुद्र तल से करीब 250 मीटर ऊंचा है। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पहाड़ी जमीन से 99 मीटर ऊंची है, तो इस नए नियम के हिसाब से वो अरावली नहीं है। लेकिन असल में समुद्र तल से वो 250 प्लस 99 यानी लगभग 350 मीटर ऊंची होगी। ये तो सीधे सीधे भूगोल के नियमों का मजाक उड़ाना हुआ। ये मजाक से कहीं ज्यादा खतरनाक है। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया गया है जो इसकी असलियत बताता है। मान लीजिए कोई पहाड़ी 105 मीटर ऊंची है, जो इस नियम से सिर्फ 5 मीटर ज्यादा है, तो खनन करने वाले क्या करेंगे? वो बस उस पहाड़ी के चारों तरफ कुछ ट्रक रेत या मिट्टी डलवाकर जमीन का लेवल 6-7 मीटर ऊंचा कर देंगे। मतलब कागज पर पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर से कम हो गई और फिर उसे कानूनी तौर पर खोदने की इजाजत मिल जाएगी। वाह, नीचे मिट्टी भरो और ऊपर से पहाड़ गायब कर दो। यही हो रहा है। ये एक ऐसा कानूनी रास्ता बनाने की कोशिश है जिससे पूरे सिस्टम को धोखा दिया जा सके। ठीक है, तो ये साफ हो गया कि हो कैसे रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों? मतलब अगर ये नियम लागू हो जाता है और अरावली को इसी तरह खत्म किया जाता है, तो इसके नतीजे, इसके परिणाम क्या होंगे? हम सिर्फ कुछ पहाड़ियों को खोएंगे या कुछ और भी दांव पर लगा है? बहुत कुछ दांव पर लगा है। इसके नतीजे इतने गंभीर हैं कि वो हमारी कल्पना से भी परे हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर पड़ेगा मॉनसून पर। अरावली को आप एक स्पीड ब्रेकर की तरह समझिए। जब मॉनसून अरब सागर से उठता है और उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है, तो अरावली की ये लंबी श्रृंखला उसकी रफ्तार को धीमा कर देती है। एक स्पीड ब्रेकर? मैंने कभी मॉनसून के बारे में ऐसे नहीं सोचा था। तो अगर ये स्पीड ब्रेकर हटा दिया, तो मॉनसून की गाड़ी फुल स्पीड में भागेगी? बिल्कुल, बिना किसी रोक टोक के। और ये तेज रफ्तार मॉनसूनी हवाएं ये सीधे जाकर टकराएंगी उत्तराखंड की नाजुक पहाड़ियों से। स्रोत हमें 2013 की केदारनाथ त्रासदी की याद दिलाता है।
वो तबाही भी बादलों के अचानक फटने और मानसून के तेज हमले की वजह से हुई थी। अरावली के बिना इस तरह की तबाही हर साल की हकीकत बन सकती है। ये तो बहुत डरावना है। मतलब राजस्थान में पहाड़ कटने का सीधा कनेक्शन उत्तराखंड में आने वाली बाढ़ से है। और स्रोत तो ये भी कह रहे हैं कि इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? पहाड़ कट रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर और बाढ़ आ रही है यूपी बिहार में। ये कनेक्शन, ये समझ नहीं आया। ये एक क्या कहते हैं, एक चेन रिएक्शन है, एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की कड़ी। इसे ऐसे समझिए, जब अरावली की दीवार नहीं रहेगी तो राजस्थान के थार रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल और रेत को उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो धूल भरी आंधियां बढ़ जाएंगी। नहीं, उससे कहीं ज्यादा होगा। ये धूल और रेत हवा के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सीधे हिमालय के ग्लेशियरों पर जाकर जम जाएगी। एक मिनट, रेगिस्तान की रेत हिमालय की बर्फ पर, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ये तो सैकड़ों किलोमीटर का सफर है। हवा के तेज बहाव के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और असली समस्या तब शुरू होती है जब ये रेत ग्लेशियर पर जमती है। हाँ। देखिए, बर्फ की खासियत होती है, वो सफेद होती है, इसलिए सूरज की ज्यादातर रोशनी को वापस अंतरिक्ष में फेंक देती है, जिसे रिफ्लेक्ट करना कहते हैं। इसी वजह से वो जल्दी पिघलती नहीं है। समझ गई। लेकिन जब उस सफेद बर्फ पर रेत की काली या भूरी परत जम जाएगी तो वो सूरज की गर्मी को सोखने लगेगी, ठीक वैसे ही जैसे गर्मियों में काली शर्ट ज्यादा गर्मी सोखती है। आपने एकदम सही पकड़ा। रेत उस बर्फ के लिए एक गर्म कंबल का काम करेगी। इससे ग्लेशियर सामान्य से कई गुना ज्यादा तेजी से पिघलने लगेंगे। और जब ये हजारों टन बर्फ अचानक पिघलेगी तो वो सारा पानी कहाँ जाएगा? गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में। और वो नदियां सीधा बहती हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ। मतलब वहां अचानक विनाशकारी बाढ़ आएगी। ये तो अविश्वसनीय है कि इसकी जड़ें अरावली के कटने में हो सकती है। यही तो प्रकृति का इंटरकनेक्शन है। एक जगह का विनाश दूसरी जगह तबाही लाता है। इस बातचीत में दिल्ली का भी जिक्र है। स्रोत में एक बहुत ही डरावनी बात लिखी है कि दिल्ली एक बालू का कटोरा बन जाएगी। मैं दिल्ली में रहती हूँ और यह सुनकर ही चिंता हो रही है। इसका क्या मतलब है? दिल्ली के लिए अरावली एक दोहरी सुरक्षा कवच की तरह है। पहला, जैसा कि स्रोत बताते हैं, दिल्ली को जो ऑक्सीजन मिलती है उसका लगभग 20% हिस्सा अरावली के इन्हीं जंगलों से आता है। हम इन्हें दिल्ली का फेफड़ा मतलब लंग्स भी कहते हैं। 20%? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और दूसरा सुरक्षा कवच? दूसरा कवच है धूल से सुरक्षा। अरावली राजस्थान से आने वाली गर्म और धूल भरी हवाओं को रोकती है। अगर ये दीवार हट गई तो थार रेगिस्तान की रेत बिना किसी रोक टोक के दिल्ली और एनसीआर में भरेगी। इससे होगा ये कि गर्मियों में दिल्ली का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म होती है। और सर्दियों में तापमान बहुत ज्यादा गिर जाएगा, क्योंकि रेत उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। मतलब दिल्ली का मौसम और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। हम पहले ही गर्मी सर्दी से परेशान रहते हैं। और धूल का क्या? जो स्मॉग और कोहरे की समस्या है उसका क्या होगा? वो और भी भयानक हो जाएगी। धूल और कोहरा मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बनाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली को सैंडस्टॉर्म यानी रेत के तूफानों का सामना करना पड़ेगा। इतनी धूल होगी कि हवाई जहाजों का उतरना भी मुश्किल हो जाएगा। सच में दिल्ली एक रेत के कटोरे में तब्दील हो सकती है। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। दिल्ली का दम घुटेगा, यूपी बिहार में बाढ़ आएगी। ये तो एक के बाद एक आपदाओं की लिस्ट लग रही है। इसका असर खेती और अर्थव्यवस्था पर भी तो पड़ता होगा। स्रोतों में मध्य प्रदेश का जिक्र खास तौर पर किया गया है। हाँ, और ये कनेक्शन भी बहुत दिलचस्प है। सर्दियों के मौसम में भूमध्य सागर से कुछ नमी वाली हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अभी क्या होता है कि ये हवाएं जब भारत पहुंचती हैं तो अरावली से टकराकर राजस्थान और आसपास के इलाकों में सर्दियों में हल्की बारिश करती हैं। और ये बारिश रबी की फसल जैसे गेहूं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो ये एक फायदेमंद सिस्टम है। लेकिन अब सोचिए, अगर अरावली की दीवार ही ना हो तो ये नमी से भरी हवाएं बिना रुके सीधे आगे बढ़ेंगी और मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से टकराएंगी। नतीजा, मध्य प्रदेश में सर्दियों में बेमौसम और बहुत भारी बारिश होगी। और बेमौसम बारिश का मतलब है फसलों की बर्बादी। पूरी तरह से। सोयाबीन और गेहूं जैसी मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें खेतों में ही सड़ जाएंगी। इससे न केवल किसानों को अरबों का नुकसान होगा, बल्कि देश का पूरा कृषि चक्र और खाद्य आपूर्ति की चेन बिगड़ सकती है। इस पूरी इंसानी तबाही की कहानी में हम जानवरों को तो भूल ही गए।
अरावली सिर्फ पहाड़ तो नहीं है, ये जंगल भी है। वहां रहने वाले वन्य जीवों का क्या होगा? आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया। अरावली एक बहुत बड़ा और घना जंगल भी है। ये तेंदुओं, नीलगायों और सैकड़ों तरह के जीव जंतुओं का घर है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक अहम कॉरिडोर भी है। जैसे हर साल साइबेरिया से जो सारस पक्षी उड़कर आते हैं, वे राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में रुकते हैं और अरावली उनके रास्ते का एक जरूरी पड़ाव है। तो जब जंगल कटेंगे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे? उनके पास दो ही रास्ते होंगे। या तो वे हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे, या फिर भोजन और पानी की तलाश में शहरों और गांवों की तरफ भागेंगे। और जब ऐसा होगा तो इंसानों और जानवरों के बीच टकराव बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे। इसके अलावा बनास और लूनी जैसी कई नदियां अरावली से ही निकलती हैं। जब पहाड़ी नहीं रहेंगे तो ये नदियां भी सूख जाएंगी। तो अगर मैं पूरी बात को समेटूं, राजस्थान में एक कानूनी परिभाषा को बदलने का नतीजा ये होगा कि उत्तराखंड में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, यूपी बिहार डूबेंगे, दिल्ली का दम घुटेगा, मध्य प्रदेश के किसानों की फसलें बर्बाद होंगी और जानवर बेघर हो जाएंगे। ये सब एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है, ये सोचना ही दिमाग घुमा देता है। स्रोत में अवैध खनन के कुछ आंकड़े भी थे जो बताते हैं कि समस्या तो पहले से ही मौजूद है। हाँ, स्रोत बताता है कि अकेले राजस्थान में ही 27,000 से ज्यादा अवैध खनन के मामले पहले से दर्ज हैं। ये दिखाता है कि मौजूदा कानून भी ठीक से लागू नहीं हो पा रहे हैं। और अब अगर 93% पहाड़ियों को कानूनी दायरे से ही बाहर कर दिया गया, तो आप सोच सकते हैं कि हालत क्या होगी। ये तो एक तरह से अवैध काम को कानूनी बनाने जैसा है। आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो शीशे की तरह साफ है, अरावली का मुद्दा सिर्फ कुछ पहाड़ियों को बचाने या न बचाने का नहीं है। ये मुद्दा हमारे पूरे मौसम, हमारी नदियों, हमारी खेती और करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। बिल्कुल। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। स्रोत में एक और उदाहरण दिया गया है जो इस पूरी तस्वीर को और बड़ा बनाता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोयला खदान के लिए 6 लाख पेड़ काटने की योजना है। यह दिखाता है कि यह सिर्फ अरावली की कहानी नहीं है। ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत बड़ी और लगातार चलने वाली चुनौती का एक हिस्सा है। और यही बात हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली है। जब विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति के कानूनी परिभाषाओं को ही बदल दिया जाता है, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? अरावली का यह मामला भविष्य के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकता है। सोचिए लद्दाख जैसे इलाकों के बारे में जो खनिजों से भरे पड़े हैं और जहां लोग पहले से ही अपने पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या विकास का रास्ता हमेशा विनाश